बच्चों, तो इसके पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को हमने रूस में जो फरवरी में रेवोल्यूशन हुआ प्रोविजनल गवर्नमेंट के खिलाफ, उसके विषय में बताया कि किस तरह से प्रोविजनल गवर्नमेंट अपने खिलाफ उठने वाले विरोध को या आवाज़ को जिस तरह से दबाना शुरू किया, उससे लेनिन ने निश्चय किया कि अब इस सरकार को, अगर देश को बचाना है तो इस सरकार को उखाड़ फेंकना ही होगा। और इसके क्रम में आप लोगों को हमने बताया था कि लेनिन ने अन्य राजनीतिक पार्टियों को इकट्ठा किया और इसके साथ साथ जो रूस में आर्मी थी, आर्मी का जो एक गुट बोल्शेविकों के सपोर्ट में विंटर पैलेस के सामने खड़ा हुआ था, उनको इकट्ठा किया। और आपको हमने बताया था कि लियान ट्राटस्की के नेतृत्व में विरोध स्टार्ट किया जाता है। 24 अक्टूबर को तो विरोध इतना सशक्त था कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री थे केरेंस्की, उनको अपने पद से त्यागपत्र दे देना पड़ता है। और इस घटना को अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना गया था। प्रोविजनल गवर्नमेंट खत्म हो जाती है। उसके बाद आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि ये जो अक्टूबर की क्रांति हुई, उसके बाद रूस में क्या परिवर्तन हुआ, क्या चेंजिंग हुआ। तो अक्टूबर क्रांति के बाद रूस में चीज़ें एकदम बदल जाती हैं। और जब प्रोविजनल गवर्नमेंट को हटा दिया जाता है तो पूरे रूस पर बोल्शेविकों का कब्जा हो जाता है, यानी बोल्शेविक पावर में आ जाते हैं। और अक्टूबर की क्रांति को अगर देखा जाए तो सही मायने में यही क्रांति सोशलिस्ट रेवोल्यूशन या सोशलिस्ट क्रांति हुई। तो इस तरह से जब बोल्शेविक पावर में आते हैं तो अपनी विचारधाराओं को लेनिन लागू करना शुरू कर देते हैं। और आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था लेनिन की जो विचारधारा थी, जो जार के डर से वो दूसरे देशों में छुपे हुए थे, जब वापस आते हैं फरवरी क्रांति के समय तो एक थीसिस देते हैं जिसमें उन्होंने 3 मांग रखी थी कि जो गवर्नमेंट होनी चाहिए वो पार्लियामेंट के माध्यम से होनी चाहिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए, और रूस की जो ज़मीनें हैं उन ज़मीनों को सार्वजनिक संपत्ति घोषित किया जाना चाहिए। और ये भी कहा था कि ज़मीनों और जो क्रांति आएगी वो मजदूरों के द्वारा ही आएगी। तो जब लेनिन पावर में आते हैं तो अपनी अप्रैल थीसिस को जो उन्होंने दिया था उसको लागू करना शुरू कर देते हैं। और इसके क्रम में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। और दूसरी जो उनकी थीसिस के अंदर जो मांग थी, डिमांड थी कि जमीन सामाजिक प्रॉपर्टी घोषित हो, तो सामाजिक प्रॉपर्टी घोषित कर दिया जाता है लेनिन के द्वारा। और इसके साथ साथ जब सामाजिक प्रॉपर्टी घोषित किया जाता है तो बहुत सारे किसान जमीनों पर अपना कब्जा करना शुरू कर देते हैं जो जमींदारों के कब्जे में थी। और अगला जो बदलाव किया गया, रूस में जो बड़े बड़े घर थे और उन घरों में मेंबर्स की संख्या, रहने वालों की संख्या कम थी,
तो उनके घरों को पार्टीशन में बदल दिया गया और ऐसे लोगों को दे दिया गया जिनके पास घर नहीं थे। यानी परिवार के सदस्य के आधार पर घर का पार्टीशन करवा दिया गया। अगला जो परिवर्तन हुआ वो इसके पहले जो लोगों को, उच्च वर्ग के लोगों को या इन्हीं को, जितने भी लोगों को कह सकते हैं कि उपाधियां दी गई थी विशेष प्रकार की, उन उपाधियों को खत्म कर दिया गया। सेना के अफसरों की वर्दियां चेंज कर दी गई, यानी वर्दी बदल दिया गया। और इसके क्रम में सन 1918 में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जो सेना के लिए जो टोपी होती थी उसका चुनाव किया गया। रेड कलर की टोपी रखी गई। तो एक तरह से देखा जाए कि ये सब मतलब, और ये परिवर्तन इसलिए किया गया क्योंकि लेनिन को ये दिखाना था कि हमने जो मांग रखी थी वो मांग पूरा किया जा रहा है, यानी रूस में समाजवादी विचारधारा को लाने का काम किया जा रहा है। और आगे उन्होंने एक परिवर्तन और किया, जो बोल्शेविक पार्टी थी उस पार्टी का नाम उन्होंने चेंज किया और उस पार्टी का नाम बदल करके रशियन कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अक्टूबर क्रांति के बाद रूस में बहुत सारे बदलाव किए गए, बहुत सारे परिवर्तन आए। लेकिन अब आप सोचेंगे कि क्या इस बदलाव से सभी लोग खुश थे? तो ऐसा नहीं था। कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस बदलाव से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। जैसा कि एग्जाम्पल में आपको हमने बताया था कि घरों का पार्टीशन कर दिया गया, तो जिनके घर तोड़े गए वो बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। और इस तरह की कुछ अन्य और समस्याएं भी थीं जो रूस में अक्टूबर क्रांति के बाद भी बनी रही। और वो जो लेनिन के द्वारा चेंजिंग किया गया, बदलाव किया गया, उसके जो नकारात्मक पक्ष थे वो था, पहला जो नकारात्मक पक्ष था वो था नवंबर। क्योंकि इसके पहले आपको हम बताते हैं कि जब ये सारे काम हो रहे थे, आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जब कब्जा किया जा रहा था, मॉस्को पर कब्जा किया गया, तो बहुत सारे अन्य राजनीतिक पार्टियों का बोल्शेविकों को सपोर्ट मिलता है और इस सपोर्ट से बोल्शेविक उत्साह में आ जाते हैं या उत्साह में रहते हैं। और सपोर्ट इसलिए किया गया क्योंकि लोगों का मानना था कि बोल्शेविक जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, समाजवादी विचारधारा को फैलाने का काम किया जा रहा है। तो इससे अन्य राजनीतिक पार्टियों का भी समर्थन बोल्शेविकों को मिला था, इससे वो उत्साह में थे। और जब ये पावर में आते हैं तो उनका उत्साह अति उत्साह में चेंज हो जाता है, बदल जाता है। और अक्टूबर का महीना खत्म होने के बाद जब नवंबर आता है तो 17 नवंबर को बोल्शेविक इलेक्शन करवा देते हैं असेंबली के लिए। ये भी उनकी एक प्रमुख मांग में से थी। आपको हमने बताया था कि अप्रैल थीसिस में थी कि जो सरकार होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए, वो चुनी हुई होनी चाहिए, पार्लियामेंट के माध्यम से सरकार चलाया जाना चाहिए। तो इस मांग के आधार पर अति उत्साह में नवंबर 1917 को बोल्शेविक इलेक्शन करवाते हैं। तो इस इलेक्शन में कुछ घटनाएं हो जाती हैं। घटना का मतलब यह है कि यहाँ उच्च वर्ग का सपोर्ट इनको नहीं मिलता है, यानी असेंबली में ऐसे मेंबर पहुंच जाते हैं जो राजा के सपोर्टर थे। तो इस तरह से जैसे जैसे
ये अपनी नीतियों को लागू करने का विचार बनाते थे, वो लोग विरोध में खड़े हो जाते थे। तो यानी कहने का मतलब जो भी बदलाव ला रही थी बोल्शेविक पार्टी, उसका कांस्टेंट असेंबली विरोध कर देती। तो इस तरह से जब विरोध कांस्टेंट असेंबली के द्वारा शुरू किया गया तो लेनिन ने उस असेंबली को भंग कर दिया और यह कहते हुए लोगों के बीच में ये अफवाह फैलाई कि इस असेंबली का गठन बहुत जल्दबाजी में किया गया है, इसी वजह से असेंबली भंग कर दिया जाता है। इसके बाद ये लोग पहले से ही इन लोगों के मन में चल रहा था, वर्कर्स के और आर्मी के लोगों को, कि रूस को युद्ध से अलग किया जाए। युद्ध लड़ते करते करते ये लोग थक चुके थे, तो युद्ध से रूस को अलग करने की मांग तेज हो रही थी। और इसी के क्रम में लेनिन ने जर्मनी से अपने आप को विश्व युद्ध से अलग करने के लिए समझौता किया। हालांकि इस समझौते का भी अन्य पार्टियों के द्वारा विरोध किया गया। अन्य पार्टियां ये नहीं चाहती थीं कि विश्व युद्ध से रूस अलग हो, लेकिन चूंकि बोल्शेविक पावर में होने की वजह से वो उनके अगेंस्ट कुछ बोल नहीं सके। तो इस तरह से ओवरऑल हम देखते हैं तो रूस में केवल एक पावर वाली अकेली पार्टी बोल्शेविक रह जाती है। तो जैसा कि आप लोगों को हमने बताया कि जो दूसरी मांग थी कि जमीन को सामूहिक घोषित किया जाए, और इसी के क्रम में किसान जमींदारों से जमीन छीनना शुरू कर देते हैं, कब्जा करना शुरू कर देते हैं। तो एक तरह से हम ये देखते हैं कि रूस के अंदर गृह युद्ध छिड़ जाता है और इस गृह युद्ध में पूरा रूस दो गुटों में बंट जाता है। और इसके पहले हम आपको और एक जानकारी देते हैं कि जिस तरह से प्रोविजनल गवर्नमेंट के साथ इन लोगों के द्वारा किया गया, तो बोल्शेविक ये नहीं चाहते थे कि आने वाले समय में हमारे खिलाफ भी कोई खड़ा हो। जैसा कि पार्लियामेंट में शुरू में जब चुनाव के बाद असेंबली बनी थी, असेंबली में जो विरोध हो रहा था उससे सीख लेकर के बोल्शेविक पार्टी ने ट्रेड यूनियन जो वर्कर्स के द्वारा बनाए गए थे उन पर कंट्रोल करना शुरू किया। और बोल्शेविक पार्टी के विरोध में उठने वाली आवाज को दबाने के लिए एक सीक्रेट पुलिस की व्यवस्था की गई। और इस सीक्रेट पुलिस का काम था कि वो घूम घूम कर पूरे रूस में पेट्रोग्राद के आसपास शहर में घूमा करते थे, और जहां कहीं भी बोल्शेविक के खिलाफ विरोध की बात चलती थी वो उनको पकड़ करके गिरफ्तार कर लिया करते थे। तो बोल्शेविक पार्टी के द्वारा जब इस तरह का एक्शन लिया जाना शुरू हुआ तो उससे रशियन सोसाइटी में लोगों का धीरे धीरे टेंशन बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि बोल्शेविक पार्टी से लोग इसलिए जुड़े थे कि उनका मानना था कि ये अच्छा काम करेंगे, क्योंकि इनकी विचारधारा सोशलिज्म वाली थी। इसलिए इसी सोच के साथ लोग इनको सपोर्ट कर रहे थे कि जब ये पावर में आएंगे तो अच्छा काम करेंगे। लेकिन पार्टी द्वारा जिस तरह से लोगों की आवाज को दबाने का काम बोल्शेविक पार्टी के द्वारा शुरू किया गया, उससे लोगों की परेशानी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है और लोग ये सोचने पर विवश हो जाते हैं या शुरू कर देते हैं कि जिस सोच के साथ हमने इनका सपोर्ट किया उससे ये अलग हो रहा है। तो इस प्रकार बोल्शेविक पार्टी के काम करने का तरीका धीरे धीरे बदलता जा रहा था, और जब इनके काम करने का तरीका धीरे धीरे बदलना शुरू हुआ तो रूस के अन्य क्षेत्रों में
जो राजनीतिक पार्टियां थीं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात होगी कि ये सारे इंसिडेंट जो अक्टूबर की क्रांति हुई, फरवरी की क्रांति हुई, ये पेट्रोग्राद सिटी के आसपास ही ये सारी एक्टिविटीज घटनाएं चल रही थी। जबकि आपको पता है रूस बहुत बड़ा सिटी था, जिसके क्रम में अक्टूबर क्रांति में आपको हमने बताया कि मॉस्को में भी जो उच्च वर्ग के लोग थे वो इनके नियम को मानने का विरोध कर रहे थे। वहाँ भी काफ़ी संघर्ष हुआ था और संघर्ष के बाद अंततः मॉस्को पर कब्जा किया गया था। लेकिन अन्य जो शहर थे या रूस के अंडर में जो छोटे छोटे और देश आते थे, वहाँ की जो राजनीतिक पार्टियाँ थीं वो लोग धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं या समझौता करना शुरू कर लेते हैं और इस प्रकार पूरे रूस में एक गृह युद्ध शुरू हो जाता है। और इस गृह युद्ध में पूरा रूस 2 ग्रुप में बंट जाता है। स्टार्टिंग में 3 ग्रुप होते हैं, एक रेड्स होते हैं, दूसरा ग्रीन होता है, तीसरा व्हाइट होता है। रेड्स में बोल्शेविक होते हैं, ग्रीन में समाजवादी क्रांतिकारी विचारधारा के लोग होते हैं जो सपोर्ट कर रहे थे, और व्हाइट जो राजा के सपोर्टर यानी उच्च कैटेगरी के लोग हुआ करते होते थे। अब कंडीशन ये होता है कि जिस तरीके से बोल्शेविक पार्टी के द्वारा लोगों की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा था, तो लोगों के अंदर एक थिंक शुरू हुई कि अरे ये क्या कर रहे हैं, जिस सोच के साथ हमने इनको सपोर्ट किया था ठीक उसका उल्टा कर रहे हैं। तो ये लोग इनके साथ यानी व्हाइट्स के साथ धीरे धीरे जुड़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई दो देश मैच खेल रहे हैं, किसी एक देश का आप सपोर्ट करते हैं लेकिन लगातार वो हारती जाती है, तो या आपके अनुरूप काम मतलब खेल नहीं खेल पाती है, तो आप दूसरे को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, दूसरी देश की क्रिकेट टीम को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। यही कंडीशन यहाँ हुआ, क्योंकि इस समाजवादी क्रांतिकारी के जो सपोर्टर थे वो किसान थे, और यहाँ पर जब गृह युद्ध स्टार्ट हुआ तो इनकी नीतियों के विरोध में ये इनसे जाकर के मिलते हैं, व्हाइट से मिलते हैं। लेकिन अब व्हाइट कौन थे? अपर स्टेटस के लोग थे, और जब गृह युद्ध स्टार्ट होता है तो ये लोग पीजन्स यानी किसान जो जमीनें कब्जा कर लिए थे उनको मार मार करके भगाना शुरू कर देते हैं किसानों को। तो जब भगाना शुरू कर देते हैं तो फिर विवश होकर के इनकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है, और जब इनकी पॉपुलैरिटी कम होती है तो फिर विवश होकर के इन्हीं के साथ आकर के जुड़ जाते हैं। तो अब देखिए आगे हम बताते हैं कि जब गृह युद्ध शुरू होता है तो इस गृह युद्ध में एक तरफ बोल्शेविक हो जाते हैं यानी रेड्स हो जाते हैं, दूसरी तरफ ग्रीन और व्हाइट होते हैं, और इनका साथ व्हाइट का इस गृह युद्ध में दूसरे देश भी सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट करते हैं। जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ये भी अप्रत्यक्ष रूप से यानी हथियार और पैसे से इनकी मदद करना शुरू कर देते हैं। अब ये मदद वो इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ अपर स्टेटस के लोगों का ही राज चल रहा था, यानी राजतंत्र ही यहाँ लागू था। तो इन लोगों को डर था कि जो घटनाएं रूस में हो रही हैं, समाजवादी विचारधारा जिस तरीके से डेवलप हो रही है, विकसित हो रही है लोगों के अंदर, अगर कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले कुछ समय में यहाँ ये सक्सेस हो जाएंगे तो कुछ समय में हमारे देश में भी ये विचारधारा फैल जाएगी, हमको भी सत्ता से हटा दिया जाएगा। तो इस सोच के साथ फ्रांस, अमेरिका और जर्मनी व्हाइट्स का सपोर्ट करते हैं। लेकिन अब आगे क्या होता है, और इस युद्ध में बोल्शेविकों का साथ
आर्मी भी छोड़ देती है। यानी आपको ध्यान होगा कि लियान ट्राटस्की के नेतृत्व में जो आर्मी बोल्शेविक का सपोर्ट यानी लेनिन को सपोर्ट कर रही थी, आर्मी की सैनिक भी इनका साथ उस समय नहीं देते हैं। वजह क्या थी कि जब लेनिन के द्वारा पावर में आने के बाद जमीनों को सार्वजनिक संपत्ति घोषित किया गया, तो इनके सपोर्टर जो आर्मी के सैनिक थे वो भी गांव चले जाते हैं जमीनों पर कब्जा करने के लिए, क्योंकि जितने भी सैनिक थे वो गांव से ही रिलेटेड होते थे। तो इस तरह से आर्मी ने भी उनका साथ नहीं दिया। लेकिन इस युद्ध में जो लड़ाई चल रही थी वो प्रत्येक ग्रुप अलग अलग कारण से लड़ रहे थे। जैसा कि आपको हमने बताया कि जमींदार यानी व्हाइट्स किसानों द्वारा जो जमीनें छीन ली गई थी, तो उनसे वो जमीन वापस छीन रहे थे। तो जब इन लोगों ने जमीनें किसानों से छीनने के लिए उनको मारना पीटना शुरू किया, तो धीरे धीरे आपको हमने बताया कि शुरू में समाजवादियों ने व्हाइट्स का सपोर्ट किया, क्योंकि जिस तरीके से बोल्शेविक लोगों की आवाज़ को दबा रहे थे उससे नाराज होकर के लोग इनके सपोर्ट में आते हैं। लेकिन ये भी जब किसानों को प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं तो इनकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे घट जाती है और फिर ये इन्हीं के साथ आकर के मिल जाते हैं। तो और एक चीज और है कि इस विरोध में आगे चल करके जब ये इनसे आकर के मिलते हैं तो इनको सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, और इस विरोध में गृह युद्ध में बोल्शेविकों को अन्य समुदाय के लोगों का भी समर्थन मिलना शुरू हो जाता है। जैसे जो जदीदी मुस्लिम थे, आपको स्टार्टिंग में हमने बताया था फरवरी क्रांति के पहले कि ये लोग इस्लाम में कुछ आधुनिकीकरण की मांग किए थे, आधुनिकीकरण चाहते थे, ये भी इनके समर्थन में आ जाते हैं। और इसके अलावा अन्य नेशनलिस्ट जो पार्टियां थीं वो भी सपोर्ट करने लगती हैं। लेकिन कभी कभी बोल्शेविक पार्टी के द्वारा कुछ ऐसी घटनाएं बीच बीच में फिर हो जाती हैं जिससे लोग फिर कंफ्यूज हो जाते हैं और ये सोचना शुरू कर देते हैं कि बोल्शेविक फिर से क्या कर रहे हैं। और इसका एक एग्जाम्पल आपको बुक में भी मिलेगा। खीवा एक क्षेत्र था, वहाँ के जो गैर बोल्शेविक पार्टी थे उनको वहाँ बहुत सारे लोगों का कत्लेआम बोल्शेविक पार्टी के द्वारा करवा दिया जाता है। तो इस तरह से कुछ ऐसी घटनाएं बोल्शेविकों के द्वारा बीच बीच में हो जाती हैं जिससे फिर पुनः वो लोग सोचने पर विवश हो जाते हैं। आज आगे चल करके हम बताएंगे कि किस तरीके से बोल्शेविकों ने या लेनिन ने सुधार किया इसमें या रूस में, और अन्य जो घटनाएं हुई गृह युद्ध के बाद में वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो इस तरह से आप लोगों को आज हमने बताया कि अक्टूबर क्रांति के बाद रूस में क्या चेंजिंग हुई। लेनिन पावर में आते हैं, यानी बोल्शेविक पार्टी जब पावर में आती है तो अप्रैल थीसिस को लागू किया जाता है और अति उत्साह में बोल्शेविक के द्वारा 1917 में चुनाव करवाया जाता है। लेकिन इसमें अपर क्लास के लोगों का सपोर्ट नहीं मिल पाता, तो जिससे इनका विरोध असेंबली में शुरू हो जाता है। और इस तरह के विरोध को दबाने के लिए लेनिन यानी बोल्शेविक के द्वारा सीक्रेट पुलिस की व्यवस्था की जाती है, जिनका काम आपको हमने बताया कि विरोध में उठने वाली आवाज़ को दबाने के लिए लोगों को पकड़ पकड़ करके मारना पीटना शुरू कर देते हैं। तो जिस तरह से लेनिन के द्वारा यानी बोल्शेविकों के द्वारा लोगों की आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा था, उससे लोग समाजवादी विचारधारा के लोग या अन्य पार्टी के लोग सोचने पर विवश हो जाते हैं। उनको आश्चर्य हो जाता है कि जिस सोच के साथ हमने इनको सपोर्ट किया था उसके उल्टा फिर ये भी काम करना शुरू कर देते हैं। और इसी बीच रूस में गृह युद्ध छिड़ जाता है और गृह युद्ध में पूरा रूस 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। आगे चल करके 2 में होता है, एक में रेड्स होते हैं, दूसरे में ग्रीन।
और तीसरा व्हाइट होता है, लेकिन ग्रीन और व्हाइट रेड्स के विरोध में मिल जाते हैं। लेकिन व्हाइट्स के द्वारा जो काम किया जा रहा था उससे ग्रीन फिर आकर के रेड से यानी बोल्शेविकों के साथ मिलते हैं। आगे की घटना आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।